था लॉर्ड कर्जन के समय और पहला रेलवे डलहौजी के समय। पहला रेलवे पूछे डलहौजी समय बॉम्बे से थाने के बीच, लेकिन पूछा जाए सबसे ज्यादा रेलवे का विकास किसके समय हुआ, तो कर्जन के समय। चलिए, सिविल सर्विसेज की आयु को भारतीयों के लिए 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तब वायसराय कौन था? किस वायसराय के समय सिविल सेवा की आयु को 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? किस वायसराय के समय सिविल सर्विसेज की आयु को घटाकर 21 से 19 किया गया? ये किया गया लॉर्ड लीटन के समय। अगर आपसे पूछे किस वायसराय के समय सिविल सेवा की आयु को फिर से बढ़ा दिया गया, 19 से 21 कर दिया गया, तब आंसर होगा लॉर्ड रिपन। भाई, रिपन के समय 19 से बढ़ाकर फिर से 21 कर दिया गया। और लीटन ने क्या किया? घटिया आदमी था, 21 से 19 कर दिया। लीटन ने सिविल सेवा की परीक्षा देने की आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया। लेकिन रिपन जब गवर्नर बनकर रिपन, लॉर्ड रिपन जब आया तो उसने सिविल सेवा के एज को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ। नेक्स्ट, राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? मैंने आज बोला था ना कि कुछ पॉलिटी का भी सवाल है, कुछ हिस्ट्री का भी सवाल है, ज्यादा सवाल भूगोल के हैं, और कल भी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सवाल होंगे, लेकिन कल साइंस के भी सवाल होंगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के भी सवाल होंगे। इसलिए कल का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना। 7:30 बजे कल का सेशन आग लगाने वाला सेशन होना चाहिए। राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी की चर्चा लिखो भैया, किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में हिंदी और अंग्रेजी भारत की राजभाषा होगी। 243 में ग्राम पंचायत और नगर निगम, ग्राम पंचायत की चर्चा है। 243 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। अनुच्छेद 350 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देगा, मातृभाषा में देगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रत्येक राज्य अपनी प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मदर टंग मातृभाषा में देगा। अनुच्छेद 350 का में है। 343 में भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी होगी। 352 में राष्ट्रीय आपात, 352 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय आपात 352। 350 का में प्रत्येक राज्य अपने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देगा। 343 राजभाषा भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। 343 और प्रत्येक राज्य अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देगा। 350 का और उपयुक्त में और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अच्छा, भारत में आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है? जर्मनी से। भारत में आपातकाल का प्रोविजन कहां से लिया गया है? लिख लो, जर्मनी से। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम हट जाए बोर्ड से तो बिना बोले भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। संसद में बजट पर बहस लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। संसद में बजट पर बहस लोकसभा राज्यसभा दोनों में होती है। लेकिन संसद में बजट पे यदि वोटिंग करना है, संसद में बजट पे यदि वोटिंग करनी है तो कहां होगा वोटिंग? लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक? जल्दी बताओ। अगर संसद में बजट पर बहस करना हो तो लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। लेकिन अगर वोटिंग की बात आ जाए, बजट पर वोट देने की बात आ जाए, तो संसद में बजट पर वोटिंग केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता। बजट पे अगर बहस की बात करें दोनों हाउस में होता है, लेकिन अगर वोट की बात करें तो केवल लोकसभा में होता है। बजट पे वोटिंग केवल लोकसभा में और बजट पे बहस दोनों सभा में होता है। बजट किस अनुच्छेद में? बजट है, बजट कहिए, बजट तो है नहीं वैसे वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बोलचाल में बजट बोलते हैं। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद? 112। केंद्र का बजट, केंद्र सरकार का बजट 112, और राज्य सरकार का बजट, राज्य सरकार का बजट लिख लो गुरु, ये आता है अनुच्छेद 202। राज्य का बजट अनुच्छेद 202 रख लो, राज्य का बजट अनुच्छेद 202, केंद्र का बजट 112। रियल बात है, तुम लोग बोलो ना इतनी तैयारी कराएंगे सर तो हम लोग बीपीएससी पास कर जाएंगे, तो रियल बात है इतनी मेहनत मैंने 67वीं बीपीएससी में भी नहीं किया। 67वीं का भी मैं सेशन लेता था, पर इतना मेहनत नहीं किया जितना आपके लिए कर रहा हूं। अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ किए तो कनपट्टी तोड़ेंगे। चलो भैया आगे आ जाओ। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय विधानसभा, चलो भाई आ जाओ। केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था, लिख लीजिए। 1921 में हुआ था। किसके तहत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं। पूछता है केंद्रीय विधानसभा का गठन, केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 के तहत। और केंद्रीय विधानसभा के पहले स्पीकर, पहले अध्यक्ष कौन थे? लिख लो, सर फ्रेडरिक व्हाइट, सर फ्रेडरिक व्हाइट। केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट, और केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, लिख लो। केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट और केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को केंद्रीय विधानसभा के पहला डिप्टी स्पीकर और पहला स्पीकर फ्रेडरिक व्हाइट। नोट कर लो। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं गुरु। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? जल्दी बताओ गुरु। लोकसभा में
अधिकतम कितनी सीटें? देखो भाई, भारत में कानून बनाने वाली जो एजेंसी है उसको विधायिका बोलते हैं। विधायिका को ही हम लोग संसद कहते हैं। जहां कानून बनता है पूरे देश में, जो बॉडी कानून बनाता है उसे बोलते हैं विधायिका। अब विधायिका को केंद्र में संसद कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया ये लिया गया ब्रिटेन से। भारत में संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। संसद के 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने भाग? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नोट कर लो, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250, राज्यसभा में अधिकतम सीट, अधिकतम है ये, अधिकतम 250, पर वर्तमान में कितना है? 245। लोकसभा में अधिकतम कितना? 552, पर है कितना? 543। लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? 552, लेकिन है कितना? 543। राज्यसभा में अधिकतम कितना हो सकता है? 250, है कितना? 245। लोकसभा में चुनाव लड़ने का मिनिमम आयु है 25 वर्ष, राज्यसभा में चुनाव लड़ने का मिनिमम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा के सांसद का, लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा में चुनाव लड़ने की कम से कम उम्र 25 साल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा में चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु 30 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का 35 साल। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपका एज 35 साल और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 552, लोकसभा में अधिकतम 552, है कितना? 543। राज्यसभा में अधिकतम 250, है कितना? हालांकि अब 552 जो था ना, उसमें 2 एंग्लो इंडियन का सीट था, वो हट चुका है। अब कितना हो चुका है? अब हट चुका है, 2 एंग्लो इंडियन अब नहीं होते। अब मोदी जी उनको साइड कर दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये तीनों के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और पंचायत और नगर निगम के लिए 21 वर्ष। पंचायत और नगर निगम के लिए 21 साल। पंचायत के चुनाव लड़ना हो, नगर निगम का चुनाव लड़ना हो तो 21 साल। अब वोट देने की उम्र 18 साल। चलिए, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को टोटल हम 80 सवाल लेंगे। जल्दी बताओ, किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले मौलिक अधिकार थे 7। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके कितने फंडामेंटल राइट रह गए? 6 मौलिक अधिकार। आजादी मिली, संविधान बना, तब से कितने मौलिक अधिकार थे? बताइए, कितने मौलिक अधिकार? 7। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से आउट कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन याद कर लो, 1978 याद कर लो। अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। उससे पहले थे 7 मौलिक अधिकार। भारत में मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट अमेरिका से। संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है, वर्तमान में कैसा अधिकार है? तो लिख लो, कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद? 300 का लिख लो। संपत्ति के अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद? 300 का। अब कानूनी अधिकार है। स्क्रीनशॉट ले लो। कब हुआ? 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे आओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आगे आओ। कोशिका में, चलिए आगे थोड़ा विज्ञान का सवाल, थोड़ा साइंस का सवाल। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। सेल में सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? पूरे सेल का जो कचरा है उसी में जमा होता है। पूरे सेल का कचरा लाइसोसोम में जमा होता है। और लाइसोसोम की बात अगर करें तो लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम एक थैली है सेल के अंदर, उसमें सारा सेल का कचरा जमा हो जाता है। और जब लाइसोसोम फटता है ना, तो पूरा कचरा सेल के अंदर भर जाता है, सेल डेड हो जाता है। इसीलिए सेल को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस, ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? ये करता क्या माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? ये ग्लूकोज जो होता है यानी C6, फार्मूला तो H12O6, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में तोड़ देता है, ग्लाइकोजेन में तोड़ता है और इसी प्रक्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा निकलता है। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में माइटोकॉन्ड्रिया, इसी बीच में एनर्जी निकलता है जो पूरे सेल को ऊर्जा देता है। तो सेल का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को बोलते हैं भैया प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और केंद्रक में डीएनए होता है। कोशिका पूछा जाता है डीएनए कहां पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर 2 स्थानों पर मिलता है डीएनए, एक केंद्रक में मिलता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक मात्र 2 स्थान हैं जहां डीएनए मिलता है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह और कोशिका का
ट्रैफिक कंट्रोलर, ये बोलते हैं गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। और लिख लीजिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऊर्जा किस रूप में निकलता है सेल में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। आगे आओ नेक्स्ट, स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी बताओ। विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। ये कई बार पूछा गया है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया और रतौंधी। विटामिन B1 कर दो इसको बोलते हैं थाइमीन। विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमीन। इससे होता है बेरी बीमारी। अब बेरी बीमारी का कारण होता है अगर पॉलिश किया हुआ चावल खाइएगा। कई बार क्वेश्चन आया है, पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से भी बेरी। विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से बेरी रख लो, कई बार आया है क्वेश्चन और आएगा परीक्षा में। बेरी बीमारी पॉलिश किया हुआ चावल खाने से, विटामिन B1। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जो मैंने पूछा है। स्कर्वी में क्या होता है ना कि होठ फटने लगता है, आपका त्वचा पांव में बयार फटने लगेगा, होठ फटने लगेगा। ये विटामिन सी की कमी से होता है। चेहरे पर दरार आने लगेगा, तो विटामिन सी खाइए। सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है आंवला में। सबसे ज्यादा लिख लो, सबसे अधिक विटामिन सी होता है आंवला में। और विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। इसका नाम क्या है? विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी, इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। एक और बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, घबराइए मत, रुके रहिए। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से कौन सी बीमारी? बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें? आंवला में। आगे आओ, इनमें से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन है? पौधे का हार्मोन है। इनमें से कौन सा हार्मोन पौधे का हार्मोन है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दो। कौन सा हार्मोन पौधे का हार्मोन है? भैया थायरोक्सिन, ये मानव का हार्मोन है। थायरोक्सिन ये आयोडीन से होता है। आयोडीन नमक, अगर कम हो गया आयोडीन तो ये कम हो जाएगा। कैल्सिटोनिन, ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्सिटोनिन। TSH, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि। ये सब मानव का हार्मोन है। ये तीनों क्या है? मानव का हार्मोन है। लेकिन जिब्रेलिन पौधे का हार्मोन है। इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है भैया, पादप हार्मोन। आगे आइए, कल से कोशिश होगी हमारी कि भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट अगला सवाल, परमाणु में फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहा जाता है? परमाणु के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहा जाता है? जल्दी उत्तर। परमाणु के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अभी हम टोटल 80 सवाल करेंगे। भाई किसे बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? परमाणु के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन को भी, प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी। इनमें से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से एक से अधिक। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। भाई लूसेंट मत पढ़ लेना, लूसेंट पढ़ोगे, गाइड पढ़ोगे तो प्रोटॉन का खोज आंसर देता है रदरफोर्ड। गलत उत्तर है। एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, वहां साफ लिखा है प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन। कभी भी रदरफोर्ड मत पढ़ना एग्जाम में। गोल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हो तो देखना गोल्ड रदरफोर्ड हम भी पढ़े हैं भाई, गाइड में गलत लिखा है रदरफोर्ड। एनसीईआरटी किताब जाके पढ़िए, उसमें लिखा है प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया। नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज।